आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि एक मुतवल्ली वेलफेयर एसोसिएशन है जो झौतल्ला में जो एक्स मुतवल्ली मेंबर थे वक्फ बोर्ड में अनीसिल हक साहब, उनके यहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो जो बातें वहाँ उठी, जो बातें हुई, हम चाहते हैं कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन बातों का क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं। ये जो आज हम लोगों ने बुलाया है ये कॉन्फ्रेंस, इसका मकसद यही है। तो मैं शुरू करना चाहता हूं कि जो स्टेटमेंट जो स्पोक्स पर्सन ने, जिन लोगों ने उस दिन किया, तो वो स्टेटमेंट्स कहां तक सही है और कहां तक गलत है। अच्छा, अब उन स्टेटमेंट में एक चीज बात उठ के आई कि जो मुतवल्ली मेंबर अभी वक्फ बोर्ड में जो हैं एजेड खान साहब, उन्होंने कहा कि मेरा अपॉइंटमेंट, जो बार बार बात उठती है कि उनका अपॉइंटमेंट जो गलत है वो गैर कानूनी तरीके से वक्फ बोर्ड में अपॉइंटेड हैं। इस बात का पहले मैं खुलासा कर दूं, और खुलासा करने से पहले ये बता दूं कि हमारा कोई मकसद नहीं है किसी के बारे में कोई बुराई करने की या गिबत करने की। हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है, लेकिन हमारा एक ही मकसद है कि ऑल इंडिया मुतवल्ली एसोसिएशन ने जब भी किसी मौजू पर जब भी कोई बात कही तो वो बात हक के लिए कही। अब आप लोग से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर हमारे जानकारी में, हमारे मालूमात में कोई गलत काम हो रहा है वक्फ बोर्ड में, या वक्फ बोर्ड के जो मेंबर अगर गलत तरीके से उनका अपॉइंटमेंट हुआ है, शिकायत हमें वक्फ बोर्ड से है, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने उनका अपॉइंटमेंट दिया है। तो हमारा जो मामला हम लोग ने किया है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो हाई कोर्ट में पेंडिंग है और हफ्ते 10 रोज में वो उठने वाला हियरिंग के लिए चीफ जस्टिस के घर में, वो मामला इसी बात पर किया है कि वक्फ बोर्ड हैज गिवन अ रॉन्ग अपॉइंटमेंट टू अ पर्सन हु इज रिप्रेजेंटिंग द एंटायर मुतवल्लिस ऑफ वेस्ट बंगाल। अब सवाल ये है कि इसमें दो चीज आती है। एक तो ये आती है कि हमारे अनीसिल हक साहब ने उस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि एजेड खान साहब जो हैं पूरे वेस्ट बंगाल के मुतवल्लिस के लीडर हैं। तो मैं आज खुलासा कर दूं आप लोगों को कि लीडर किसको कहते हैं? जिसको मैंडेट मिलता है मेजॉरिटी लोगों का। पूरे वेस्ट बंगाल में रिकॉर्डेड एनरोल्ड कम और बेश 8000 वक्फ स्टेट्स हैं। उस 8000 वक्फ स्टेट्स में लगभग 14000 से ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं। तो 8000 अगर वक्फ स्टेट है तो 8000 वक्फ स्टेट के 8000 मुतवल्ली पकड़िए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ ऐसा हमारे सिस्टम में, यानी कि वक्फ के कानून में एक कुछ ऐसी वायरस यानी गलती हुई है ड्राफ्टिंग में कि उसके तहत क्या होता है कि सिर्फ 140 और 150 आदमी वोट करता है। अब आपसे मैं पूछता हूं कि जो कहा जाता है कि वो सब मुतवल्ली के लीडर हैं और सब मुतवल्ली का फैसला जब वक्फ बोर्ड में जाता है तो वही करते हैं, तो क्या उनको हक है? अगर सिर्फ 140 मुतवल्ली वोट देते हैं 5 साल के दौरा में, जो 5 साल हर एवरी 5 इयर्स में जो इलेक्शन होता है मुतवल्ली मेंबर के लिए इलेक्ट करने के लिए, तो उसमें नाम सिर्फ 140-45 मुतवल्ली का आता है, क्योंकि ऐसा बना हुआ है रूल्स कि सिर्फ 1 लाख के अबव जिसका इनकम होगा जिस स्टेट में, वही को दिया गया हक वोट कास्ट करने का। तो वोट कास्ट कर रहे हैं कितने लोग? मुश्किल से 100-150 लोग वोट कास्ट करते हैं, जिसमें से बाकी सब मुतवल्ली महरूम हैं। अगर सारे के सारे मुतवल्ली जो रिकॉर्डेड हैं उन सबों को अगर वोटिंग राइट आ जाए, दिया जाए, हकीकत में तो होना ही चाहिए, क्योंकि भाई एक मुतवल्ली मेंबर रिप्रेजेंट कर रहा है सबों को,
उनका मामला जब वक्फ बोर्ड में जाता है तो कौन सुनता है? मुतवल्ली मेंबर जो वहां बैठा है वो तो मुतवल्ली के इंटरेस्ट में ना वो वहां बैठा है। मुतवल्ली का कोई भी मसला हो, कोई भी मसाइल हो उनके वक्फ स्टेट का, तो मुतवल्ली मेंबर जो उनका रिप्रेजेंटेटिव बन के वहां बैठा है उसको देखना है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सिर्फ 100-150 लोग वोट करते हैं, उसमें से ये हजरत जो हैं हर 5 साल पर उसी तरह इलेक्ट होकर आ जाते हैं, क्योंकि वो तो बंधा हुआ है सब। जो मेंबर्स को वोटिंग पावर दिया जाता है उनके साथ शुरू से सब अंडरस्टैंडिंग रहती है। बाकी मेंबर तो बाकी बेचारे मुतवल्ली बाकी महरूम हैं, उन लोग वोट नहीं दे सकते। तो हम लोगों ने इस बात को भी स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल वक्फ काउंसिल को हम लोगों ने लिखा है कि यह सिस्टम हट जाना चाहिए। जब हर मुतवल्ली को राइट मिलना चाहिए वोटिंग देने का, उस वक्त पता चलेगा हकीकत में कि कौन आदमी, कौन एलिजिबल इस लायक आदमी है जो वक्फ बोर्ड में मेंबर बन के आ सकता है मुतवल्ली लोग की तरफ से, जो मुतवल्ली लोग की फिक्र करे। दूसरी बात यह है कि आपके वक्फ बोर्ड में करप्शन की बात हमेशा होती है। आप लोग सभी जानते हैं कि करप्शन के बारे में कि कहीं भी ये बात किसी के सिलसिले में होती है तो जरूर जब धुआं है तो जरूर आग कहीं लगी है। इफ देयर इज अ स्मोक देयर सर्टेनली अ फायर समवेयर। तो मेरे ये कहना है कि आखिर कुछ तो है। तो सवाल ये है कि क्या है? तो मैं बतौर सदर ऑल इंडिया मुतवल्ली एसोसिएशन का मैं आज आप लोगों के सामने खोल के कह रहा हूं कि वक्फ बोर्ड में बेइंतहा करप्शन है, जो हम लोग पसंद नहीं करते हैं, जिसको रुकना चाहिए। क्यों रुकना चाहिए? कि उससे वक्फ का नुकसान हो रहा है, हक को हक नहीं मिल रहा है और बाहर के लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। वक्फ प्रॉपर्टी का गलत डेवलपमेंट हो रहा है। जो असूल है, जो तरीका से डेवलपमेंट होना चाहिए, इसमें बहुत लेन देन हो रहा है। मैं एलानिया बोलता हूं और मैं बोलता हूं हर को, चाहे वो वेलफेयर एसोसिएशन हो, चाहे को कुछ भी हो। मैं तो यहां तक नहीं जानता कि वेलफेयर एसोसिएशन जो है जो चौतला रोड में, उसका सही रजिस्ट्रेशन भी है कि नहीं, कि वो फर्जी है, उस पर भी मेरा शक है। लेकिन मैं एलानिया कहता हूं कि अगर डिफेमेशन फाइल करना है तो मुझ पर फाइल करो। मैं चाहता हूं कि मेरे पर डिफेमेशन केस फाइल करो। मैं एलानिया बोल रहा हूं कि वक्फ बोर्ड में करप्शन है। अब करप्शन कैसा है, किससे लेन देन होता है, कितना रुपया, लाखों करोड़ों रुपया इधर से उधर होता है, उसकी गवाही मैं दूंगा। मैं गवाहों का लाइन कतार लगा दूंगा। मैं दावा से कहता हूं आप लोगों के सामने कि मुझ पर केस फाइल करो, डिफेमेशन सूट, और मैंने गवाही में वो मुतवल्ली जिससे रकम लिया जाता है और वो जो डेवलपर जो बनाता है और उसमें जो मुतवल्ली कमेटी है और जो लोग वहां पर टेनेंसी में लेते हैं मकान, मैं उन लोगों का गवाही का लाइन कतार लगा दूंगा। ये मैं खुले आम बोल रहा हूं आप लोगों को, मेरी बात दूर दूर तक जा रही है। इरफान साहब, जी सवाल है हमारा। सवाल ये है कि कितना मुतवल्ली एसोसिएशन कितने हैं, ये है। दूसरी बात ये है कि आप जो है मुतवल्ली हैं कहीं के या नहीं हैं, ठीक है। आप भी एक एसोसिएशन चलाते हैं, आप मुतवल्ली हैं क्या? एक मिनट, आप मुतवल्ली हैं क्या कहीं के? बेशक मैं हूँ। आप मुतवल्ली हैं? बेशक। कहाँ के हैं? मैं शहजादी बेगम स्टेट का मुतवल्ली हूँ। हमारे देखिए फैमिली में 4 स्टेट से बड़े बड़े अल्हम्दुलिल्लाह, और चारों स्टेट के मुतवल्ली हम खुद हैं। मेरी जो अम्मी है, फुप्पी हैं, जो हमारी माँ हैं, वो हैं, सब कोई जानता है। ये आम तर रिकॉर्ड में है। और मैं दावा से कहता हूँ, आज मैं हक की बात बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं। मेरे दामन में अगर कोई दाग होता, अगर मैं कोई गलत कर किया होता तो मुझे इख्तियार नहीं था, इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं खुलेआम करप्शन और बेईमानी के खिलाफ बोलूं। मैं दावा से कहता हूं कि किसी को चैलेंज करना है तो मेरे स्टेट का के हिसाब ले ले। एक चीज और मैं बोलना चाहता हूं, आपके पास क्या सबूत है? मेंबर हैं आपके? कितने मेंबर? मेरे मेंबरान वेस्ट बंगाल और बिहार और यूपी, 2-4 स्टेट के लोग मेरे मेंबर हैं, मेरे एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। हम लोग जो हैं सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि दिल्ली भी जाके
कि जो इस मामला है, जितना वक्फ स्टेट का जो मामला करप्शन है, मिसमैनेजमेंट है, मिस एडमिनिस्ट्रेशन है, सबके बारे में बातें वहां हम लोग होती है और सब रिकॉर्ड करते हैं हम लोग। आज ऐसे ही नहीं, सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब जिनको हमारी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने अपॉइंटमेंट दिया है, 12 लोगों का अपॉइंटमेंट में 8 मिनिस्टर्स हैं, बाकी 12 लोगों का अपॉइंटमेंट दिया है फैक्ट फाइंडिंग के लिए। ये वक्फ के सिलसिले में क्या हो रहा है आप लोग अच्छी तरह पता होना चाहिए कि हमारे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी वक्फ मिनिस्ट्री अपने पास रखी हैं, लेकिन चूंकि वो इतना मशगूल हैं अपने कामों में कि उनको वक्त नहीं मिलता है कि वक्फ का अफेयर्स देखें। अभी आपने कहा कि आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट्स है और ऑन द रिकॉर्ड सबके पास है। आप जिस जहाँ के मतवली है, क्या वो भी तो ऑन द रिकॉर्ड, वो तो ऑन द रिकॉर्ड होगा। ऑन द रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड आप प्लीज मीडिया के सामने मैं तो बता रहा हूँ कि आप जो है मेरे, मुझे पता है आप क्या सवाल कीजिएगा, आज क्या क्या सवाल आने वाला है, मुझे सब मालूम है, मुझे सब खबर मिल चुकी है कि अदर साइड ने क्या क्या सवाल मुझसे करने के लिए कहा है, वो भी पता है मुझे। मेरे लोग हर जगह हैं माशाअल्लाह से। वक्फ बोर्ड में क्या हो रहा है, एक एक मीटिंग, एक एक रेजोल्यूशन जो अडॉप्ट हो रहा है, मैं सब खबर रखता हूँ, सबका हिसाब लूंगा आज नहीं तो कल। गलत मैं बेईमानी बर्दाश्त नहीं करता भाई, अब बेईमान लोगों को बर्दाश्त नहीं करता। आपको क्या तो चाहिए, ऑन द रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए आपकी बात, आपके पास जब मैडम, पब्लिक के सामने तो वही मैडम सुन लीजिए, आज सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब के साथ मेरी मीटिंग हुई है राजभवन में। सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब ने क्या फरमाया सुन लीजिए। आज उन्होंने कहा है मुझे मेरे तरफ से ये बात कह देना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वाज़ाफ्ते मैं एक बात जो कहता हूं सच कह रहा हूं, क्योंकि मेरी बात तो जाएगी वहां तक। उन्होंने कहा है कि वेब पोर्टल बनाना है वक्फ बोर्ड में। वेब पोर्टल माने समझ रहे हैं, जैसे हम लोग ऑनलाइन जितना हाई कोर्ट में केसेस होते हैं, जो जजमेंट्स होते हैं, जो केस प्रोसीडिंग्स होते हैं, सबका सारा रिकॉर्ड हम लोग ऑनलाइन बैठ के अपने घर में निकाल सकते हैं। उसी तरह जब तक वेब पोर्टल वक्फ बोर्ड में नहीं बनेगा, जिसमें ऑल रिकॉर्ड्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स, वक्फ बोर्ड में जो मीटिंग हो रही है उसके जो रेजोल्यूशन अडॉप्ट किए जा रहे हैं, कौन कौन मेंबर साइन कर रहे हैं, कौन कौन मेंबर मौजूद हैं, उसके बाद हर मीटिंग आपको पता होना चाहिए। 29 तारीख को एक मीटिंग वक्फ बोर्ड में हुई है, वहां ऐसा सा काम होता है, हो रहा है। उन्होंने मीटिंग के पहले एक लिस्ट बनता है कि ये वक्फ स्टेट्स इसी नंबर की मीटिंग, मुतवली कमेटी हो, अपॉइंटमेंट मुतवली हो, डेवलपमेंट मैटर हो, लिस्ट लगता है। इस बार उस मीटिंग में वो लिस्ट ही नहीं लगा। मुतवली लोग आके मुझे कंप्लेन की है कि हम लोगों को पता ही नहीं कि कौन सी मीटिंग होने वाली है। वो एक्स पार्टी मैंने जो कहते हैं खुफिया तरीके से मीटिंग करके रेजोल्यूशन अडॉप्ट करके काम कर लिया जाता है। ये तो बिल्कुल गलत है। कौन करता है भाई, बात तो वही सवाल हो रहा है। इसी के लिए तो फैक्ट फाइंडिंग टीम बैठाई गई है। सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब ने कहा कि मैं मिनिस्टर हूं, मुझे जिम्मेदारी दी गई है, मैं कहीं भी जा सकता हूं, किसी भी इंक्वायरी में ले सकता हूं। मैं जो गया वहां अथॉरिटी के साथ गया हूं। उनके ऊपर जो तोहमत लगाया जा रहा है कि उन पर डिफेमेशन केस करेंगे, तो भाई वेलकम, आप कीजिए, कीजिए। सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब ने जो वेब पोर्टल बनाने का डिमांड किया है, क्या उन्होंने वक्फ बोर्ड में डिमांड भेजा है या सिर्फ आपको बोले हैं मीडिया के सामने? वक्फ बोर्ड में जाके चेयरमैन साहब से उनकी बात हुई पर्सनली, जब वो गए थे इसके बारे में, और ये बहुत जल्दी होगा इंशाल्लाह। उसमें क्या होगा, जो आपने सवाल किया कि आपके जो वक्फ स्टेट का सब रिकॉर्ड्स आपको जानना है ना, ये बन जाएगा जब वक्फ पोर्टल हो जाएगा ना, तो मेरे स्टेट का वक्फनामा क्या कहता है, मेरे स्टेट में क्या क्या लेन देन हुआ है, या जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, या जो भी अकाउंट जमा होते हैं, जो इनकम आता है, जो कंट्रीब्यूशन जाते हैं, हर एक चीज फिंगर टिप्स में दबाइएगा, आपको सामने हाजिर हो जाएगा। साहब भी है वो वहाँ पे, हाँ है तो वो कुछ करने अरे भाई फराद हकीम साहब भी करेंगे, उनकी भी जिम्मेदारी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इरफान साहब अगला सवाल ये सवाल तो आप फराद हकीम साहब से पूछिएगा, हमसे थोड़ी पूछिएगा क्यों देते हैं। एक सवाल ये है कि सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब ने कहा कि चेयरमैन साहब जो है वो एजाज खान साहब के इशारे पे चलते हैं, ये बात कहाँ तक? भाई देखिए, मैं यहाँ बैठा हूँ, सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब ने क्या कहा उसके बारे में तो नहीं बड़े बैठे हूँ। मुझे सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब ने दिया लिख के कि ये बात मेरे तरफ से आप कहिएगा
प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैंने कह दिया अपनी जिम्मेदारी। लेकिन बोर्ड में कुछ लोग सिलेक्टेड है, कुछ इलेक्टेड है। इरफान साहब, जो लोग इलेक्टेड है वो तो 5 बार 6 बार जीत कर आ रहे हैं, तो मुतवल्ली ही ना उनको वोट दे रहे हैं। बताया तो मैंने आपको, आपने नहीं गौर किया। 8000 मुतवल्ली में सिर्फ 100-150 मुतवल्ली का लिस्ट लगता है, वोट देने का राइट होता है उनका। ये सही है? कंडीशन क्या है? अगर सरकार हमारी सरकार, ये गलती की, सुनिए ना, बता रहे हैं, हमारी सरकार अगर 1000 लोगों का वोट देके बोले मैंडेट हो गया, सब लोगों को मानना पड़ेगा इस आदमी को, इसने 1000 लोगों ने उसको वोट दिया, उसको मानना पड़ेगा लीडर, तो ये क्या जायज है? आप ही बताइए। तो ये इस बात पर हम लोग ने बहुत उठाया है, बहुत एप्लीकेशन दिया है कि ये गलत तरीका है, इसको खत्म करना है। जिस दिन ये खत्म हो जाएगा उस दिन समझ में आ जाएगा कौन मुतवल्ली मेंबर बन के आता है वक्फ बोर्ड में। आपने कहा कि सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब ने ये कहा है कि आप प्रेस के सामने ये चीज रखें। सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब एक मिनिस्टर है, वो खुद क्यों नहीं कह रहे हैं? तो कहेंगे, वो तो बोले हम तो कहेंगे, लेकिन आप चूंकि कर रहे हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसलिए आप मेरे तरफ से ये बात जरूर कह दीजिएगा। अच्छा, ये बात के अलावा उन्होंने क्या कहा देख लीजिए। एक सवाल लेते हैं, करप्शन इन द बोर्ड ऑफ औकाफ, फैक्ट्स एंड फिगर्स, क्या है? बताया तो मैंने आपको, वक्फ बोर्ड में जो करप्शन है, What kind of corruption that is? Can you please elaborate? यस आई विल एलोबरेट। आप ये बताइए, मैं आपसे भी सवाल कर रहा हूं, अपने आप से भी सवाल कर रहा हूं। वक्फ एक्ट में है कि मुतवल्ली को राइट है कि वो अपने से अप्लाई करेगा, अगर अपनी जमीन को डेवलप करना चाहता है तो अप्लाई करेगा कलेक्टर कॉर्पोरेशन में या म्युनिसिपैलिटी में, और प्लान सैंक्शन लेगा और बिल्डिंग बनाएगा। मुतवल्ली कहीं पर भी वक्फ बोर्ड से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वक्फ एक्ट की बात बता रहा हूं मैं, आप खुलेआम बता रहा हूं। मेरी बात को अगर आप क्रॉस करना चाहते हैं तो कभी भी क्रॉस कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, चाहे वो मीडिया के जरिए हो चाहे ऑनलाइन हो। मुतवल्ली को कोई जरूरत नहीं है वक्फ बोर्ड से परमिशन लेने की, प्लान सैंक्शन के लिए, डेवलपमेंट के लिए। मुतवल्ली इज ओनली आंसरेबल, वो जवाबदेह उसी वक्त है कि अगर उसने गैर कानूनी तरीके से अपनी जमीन या अपनी प्रॉपर्टी को बेचा हो। बेचना मना है, अल्लाह मालिक है जिस चीज का, वहां सिर्फ आप रेंटल दे सकते हैं। रेंटल इनकम से जो चैरिटेबल, रिलीजियस एंड पायस जो कॉज है, बस वो आपको पूरा करना है। हर वक्त स्टेट में चैरिटेबल, रिलीजियस एंड पायस मकसद होता है, उस मकसद को पूरा करना। अब आपका सवाल ये है कि क्यों आज हमारी कौम भीख क्यों मांग रही है, ऐसी हालत क्यों है? ये ज़कात जो है ना, ये कुछ नहीं है, ज़कात से कहीं ज्यादा इनकम वक्फ स्टेट्स, वक्फ प्रॉपर्टी से आ सकता है, कौम की हालत सुधर सकती है। लेकिन चूंकि बेईमानी हो रही है, ईमानदारी नहीं हो रही है, इसलिए आज हमारी कौम की हालत ऐसी है। सरकार की 3-4 बड़े-बड़े ताकतवर मंत्री कमेटी में है, इसके बावजूद करप्शन हो रहा है। ये खान जो है साहब है, कितना ताकतवर आदमी है कि मंत्री भी उनसे निपट नहीं पा रहे हैं। देखिए, करप्शन तो हर जगह है। यहाँ पर हमारा मुद्दा है। देखिए, मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ, मुझे वक्फ से मतलब है। मैं देख रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। अब देखिए, मेरे यहाँ आज मौजूद हैं बहुत सारे मुतवल्ली ने कंप्लेंट करके रखा है। मैं वक्त आएगा, मैं एक एक मुतवल्ली को बुला के गवाही दूंगा कि उनके साथ नाइंसाफी किस तरह किया वक्फ बोर्ड के कुछ मेंबरान ने। बाकी मेंबरान सब मासूम हैं, उन लोग कुछ जानते हैं, उनका वक्त नहीं, आते हैं, अटेंड करते हैं और चले जाते हैं मीटिंग। लेकिन चले जा रहे हैं। अरे भाई, मैं बता रहा हूं तो प्रूफ, मैं तो प्रूफ सुनिए, मैं तो बता रहा हूं। तो जिन्होंने सवाल किया, क्या सवाल किया, डू यू हैव एनी प्रूफ? मैं तो कह रहा हूं खुलेआम कि वह बोर्ड में करप्शन है। अब कैसे है, सुनिए मेरी बात, कैसे है, कौन करता है, मैं गवाही दूंगा। लाइन लगा के मुतवल्ली आएगा, वो बोलेगा हमसे कितना पैसा डिमांड किया गया, हमने कितना लाख रुपया दिया। डेवलपर बोलेगा, लोग बोलेंगे जो बीच के लोग हैं जिन्होंने ये काम किया है। और कुछ चाहिए आपको? मैं गवाही, ये प्रूफ ज़बानी होगा या रिटन होगा? प्रेस कॉन्फ्रेंस भाई जबानी भी होगा, जब जबानी होगा तो रिकॉर्डेड होगा, और रिकॉर्ड हो गया तो रिटन हो गया। रिकॉर्डेड एक अलग चीज होता है, हाँ, रिटन भी होगा। भाई मेरे पास इतने गवाह मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा। मुझे किसी पर तोहमत लगाने का मकसद नहीं, किसी की गिबत नहीं करना। मुझे मेरी मकसद एक ही है कि वक्फ एक पाक इंस्टीट्यूशन है, उसको पाकी
मेंटेन करना है, ईमानदारी से चलना है, क्योंकि उसका हकदार वारिस कौन है? जो अवाम है, यतीम, मिस्कीन, गरीब, गुरबा, बेवा, उनको उसका पहुंचना चाहिए। आपको मैं बता दूं, गनी साहब के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोले। गनी साहब जो है गनी साहब हमारे वहाँ पे बोल के बैठे हैं, गनी साहब मासूम है आपको क्या? कोई आवाज नहीं उठाया गया अभी तक। मतलब जब वो वहाँ पे है तो इसमें इतना बड़ा जो है तो घपला हो रहा है। चेयरमैन है वो, चेयरमैन है वो। सुनिए ना, आप लोग के सवाल में न दम नहीं है। हम आप लोग से कुछ बहुत, मैं इससे भी ज्यादा जबरदस्त मुश्किल वाला सवाल को भी करते हैं। आप अभी गनी साहब को कहां से लेके आ गए? अरे भाई, गनी साहब देखिए, वक्फ बोर्ड, मैं बता रहा हूँ, गनी साहब से ना मेरी ताल्लुकात जो है अल्हम्दुलिल्लाह सबों से बहुत अच्छी है। मैं जानबूझ के किसी को बुरा नहीं कहूंगा, लेकिन जो कहते हैं ना कि आदमी कीचड़ में पैर रखता है तो दामन में उसको दाग आ ही जाता है। चूंकि वो भी है वहां, तो अब करप्शन जो है, तो लोग तो ये सोचेंगे कि सब कोई इन्वॉल्व है इसमें, लेकिन हकीकत में जिसके साथ हुआ है वो जानता है किसने मेरे साथ क्या किया है, और अल्लाह जानता है। तो क्या आप अब्दुल गनी साहब को क्लीन चिट दे रहे हैं? उनका करप्शन में कोई भाई, मैं तो ना हाई कोर्ट का जज हूं, ना मैं इन्वेस्टिगेशन का की बात जो कह रहे हैं, तो क्या आपकी तरफ से गनी साहब को क्लीन चिट दिया जा रहा है? देखिए, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है ऑल इंडिया मुल्तली वेलफेयर एसोसिएशन का, इन लोगों ने किसको लाके सबको गवाही, मासूम लोग थे वहां पर सब मौजूद माशाल्लाह, उन्होंने आप मासूम किसको कहते हैं? बता रहा हूँ मैंने, चाय नाश्ता करके जा रहे मासूम? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मासूम तो पहले क्लियर कीजिए, मासूम कौन है? एजेंडा में 4 नंबर में लिखा हुआ वक्त देखिए। We all know that कि बहुत सारे नजर में मासूम भाई, we all know, हम सबको जानते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी सिर्फ एक दो वक्फ प्रॉपर्टी पे नहीं, बहुत सारे वक्फ प्रॉपर्टी पे एग्रीमेंट हो रहा है, बहुत सारे जगहों पे काम जो अच्छा, एक बहुत बिक चुका है, खत्म की जा रही है। तो सर, ऐसा तो नहीं है कि ये वक्फ बोर्ड इस बात से महरूम है, ऐसा तो नहीं है। क्या आपके ऑल इंडिया मुतवल्ली एसोसिएशन में क्या इस तरह की किसी एक मुतवल्ली ने भी क्या इस चीज पे एग्रीमेंट नहीं किया है? आज बात का आप दावा दे सकते हैं, क्योंकि सर जब मैं बात कर रहा हूँ ऑल ओवर द वक्फ बोर्ड, तो इस बात की कोई तस्दीक है, इस बात की कोई है, सदाकत है इसमें? देखिए, आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। ये वक्फ बोर्ड से शिकायतें कई किस्म की हैं, करप्शन तो एक है, और क्या क्या शिकायतें मैं आपको बता रहा हूं। ये सेक्शन 63 है वक्फ एक्ट का, आप लोग देख लीजिएगा। सेक्शन 63 वक्फ बोर्ड को इख्तियार, लिमिटेड इख्तियार दिया है, जिसमें इख्तियार वक्फ बोर्ड का क्या है मालूम? सिर्फ और सिर्फ अगर किसी वक्फ स्टेट में मुतवल्ली नहीं है, वो मर गया है या कहीं माइग्रेट कर गया है, तो उसमें वक्फ बोर्ड टेम्पररी टिल अ पीरियड ऑफ 5 years, 5 साल के लिए टेम्पररी मुतवल्ली बना सकता है। टेम्पररी मुतवल्ली, ना वक्फ बोर्ड परमानेंट मुतवल्ली बना सकता है किसी को, ना उसको हटा सकता है। और हटाने का जब मामला है कि वक्फ बोर्ड के पास अगर कोई सबूत आता है कि मुतवल्ली किसी ने गलती किया है, किसी ने मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी किया है, तो शो कॉज करके वक्फ बोर्ड उसके खिलाफ स्टेप लेगा, विच विल बी फर्दर। मुतवल्ली को मौका मिलेगा कि वो अपनी बात को क्लियरिफाई करे कि नहीं हमने ये किया है कि नहीं किया है, और कोर्ट उसका जजमेंट देगा कि नहीं, इसने अगर किया है, गलती जुर्म किया है, तो ही इज एंटाइटल्ड टू बी रिमूव्ड। लेकिन यहां पर बहुत सारे ऐसे, मेरे दफ्तर में बहुत सारे कंप्लेंट आए हैं जहां खानदान का आदमी, देखिए सेक्शन 32(2)J और सेक्शन 3(I), ये 2 सेक्शन है वक्फ एक्ट में, जो कहता है कि अगर खानदान का जिसने बनाया अपनी चीज को वक्फ बनाया, अपनी चीज को बनाया, उसने एक वसीयत किया कि आज हम अपनी चीज को वक्फ बना रहे हैं अल्लाह के लिए, सवाब जारिया के लिए, तो क्यों बना रहे हैं वो लिखा। और कानून ये है कि उसके खानदान, उसका डिसेंडेंट ही मुतवल्ली बन सकता है, बाहर का आदमी कोई नहीं बन सकता है। हाँ, उसका डिसेंडेंट ने अगर कोई बेईमानी किया और उसमें पकड़ा गया जुर्म में, तो ही इज एंटाइटल्ड टू बी रिमूव्ड। लेकिन फिर दूसरे डिसेंडेंट को उसको बनाना होगा, रफा वक्फ को, वो बाहर का आदमी को नहीं बना सकता है। लेकिन मेरे पास 2500 ऐसे मामले हैं जहां वक्फ बोर्ड ने अपने इख्तियार से बाहर
आपको पता होगा नाखुदा मस्जिद जी के मामले में यही हुआ था कि जो मेमन खोजा जमात जो थी उनको कच्ची मेमन जमात के लोगों जो कमिटी है वो ऑलरेडी हाई कोर्ट से सेटल्ड है स्कीम ऑफ मैनेजमेंट कि उनके अलावा उनकी जमात के लोगों के अलावा कोई बाहर का आदमी नहीं खुल सकता है। लेकिन वहां भी ऐसा होने जा रहा था, अटेम्प्ट होने जा रहा था, जिसमें आवाज उठाया हम लोगों ने बोल के इन लोग पीछे हट गए। ऐसा मामला उन्होंने बहुत सारे वक्फ स्टेट में किया। क्यों किया है, उसके पीछे क्या वजह है? अपने लोग बाहर के लोग को घुसाने का, किसी स्टेट में जबरदस्ती दखल अंदाजी करने का, इंटरफेरेंस करके उस स्टेट को अपने कंट्रोल में रखना है। इरफान साहब उसकी बाद में बात करेंगे। हाँ। एक सवाल ये भी बनता है, बोलिए। कि आपका एसोसिएशन काफी अरसे से है, कितना साल हो गया इस एसोसिएशन? एसोसिएशन को लगभग 10 साल हो चुका है। तो करप्शन हो रहा है तो आप रोकथाम क्यों नहीं कर रहे? कितनी अच्छी बात आपने कही है भाई। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे मुल्क का करप्शन किस किस डिपार्टमेंट में नहीं है, बड़ा बड़े डिपार्टमेंट में है। तो मेरा सवाल है कि वो सब करप्शन क्यों नहीं रुक रहा है? भाई देखिए, इस दौर में, ये 14वीं सदी का दौर है, बेईमानों का दौर है। इस दौर में ईमानदार बहुत कम लोग मिलेंगे, ज्यादातर बेईमान लोग होंगे। तो अब सवाल यह है कि ज्यादा अगर बेईमान होंगे तो बेचारा ईमानदार वो कितना चिल्लाएगा, कितना बोलेगा, उसके बाद को दबा दिया जाएगा। लेकिन कोशिश अल्लाह क्या देखेगा कि मेरे बंदे ने कोशिश कितना की, ये देखेगा। वो परिवर्तन आया कि नहीं, करप्शन हटा कि नहीं, ये नहीं देखेगा। अल्लाह देखेगा मेरे बंदे ने जब नाजायज हो रहा था तो उसने कितनी कोशिश की, बस इतना ही काफी है अल्लाह के लिए। आईमान ने कितना बार बोला? पोस्ट चाहिए सर, ये बताएं आप पहले, पोस्ट चाहिए आपको वहां पर बोर्ड में सर? देखिए, वक्फ बोर्ड में जो मेंबरान जाते हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट से नॉमिनेटेड होके जाते हैं, और एक मेंबर जो है वो इलेक्टेड होके मतवल्ली कॉलेजियम से आते हैं। मेंबर बन के वहां जाके अदा करना अपना हक, फर्ज बहुत मुश्किल काम है, ये हम जानते हैं अच्छी तरह। आपको मालूम होना चाहिए कि मैं बता दूं, आप लोग तो रिकॉर्ड कर रहे हैं मेरी बात को, पूरा लाइव चल रहा है। लाइव बता दूं कि हमारे अब्दुल गनी साहब, वो तो अभी हैं हयात से माशाल्लाह, मेरी बात को वेरीफाई तो आप लोग कर सकते हैं। उन्होंने जब हाई कोर्ट से वो रिटायर किए एज अ हाई कोर्ट जज, तो उनको कुछ ओहदा स्टेट गवर्नमेंट ने ऑफर किया वक्फ बोर्ड में चेयरमैन का। उन्होंने हमको फोन करके हमसे कहा, इरफान साहब देखो एरकम ব্যাপার, আমাকে এটা অফার করা হচ্ছে, কিন্তু আমি হাইকোর্টের জজ, ওই স্ট্যাটাসটা আমার থেকে নিচে আছে, আমি কি করব? तो हमने उनको क्या कहा था मालूम है? हमने उनको यही कहा था कि देखो, वो स्टेटास দেখবেন না, আপনি চিন্তা করুন कि আজকে আপনার মতন ভালো লোক দরকার আছে ওয়াকফ বোর্ডে। ওয়াকফ বোর্ডে অনেক মিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হচ্ছে, মিস ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে, অনেক মোতাবিলা অনেক সাফার করছে। তো আপনি যান, গিয়ে আপনি দেখুন অনেক কিছু করার আছে ওখানে। ये मेरा मशवरा था उनका। उसके बाद सुनिए ना, उसके बाद वो ज्वाइन करने के बाद सुन लीजिए, ज्वाइन करने के बाद 6 महीना गुजरा तो उन्होंने फिर हमसे बात किया। उन्होंने कहा कि আমি তো এখানে এসে দেখছি এত রকম ঝামেলা, আমি তো কিছু ঠিক দেখতে বুঝতে পারছি না কিভাবে কি করব। और उन्होंने बहुत कीमती बात कही कि পুরো পশ্চিমবঙ্গ এত ওয়াকফ স্টেট আছে, এত কম স্টাফ নিয়ে আমি কি করে ম্যানেজ করব। আমি বারবার সিএম কে লিখছি, বারবার আমি রিকোয়েস্ট করছি कि ভাই এই স্টাফ আমাকে বাড়ান, অ্যাটলিস্ট 50-60 স্টাফ আরো বেশি যদি আমি পেয়ে যাই তাহলে আমি ভালো করে চালাতে পারবো। কিন্তু এই কম স্টাফ, তার মধ্যে কোনো অনেক লোক রিটায়ার হয়ে গেছে, আমি কি করে চালাতে পারবো? খুব অসম্ভব ব্যাপার। हमने कहा আপনি কথা ঠিকই বলছেন, কিন্তু स्टेट गवर्नमेंट के लिखून, बोलून, चीफ मिनिस्टर के बोलून, उन्हें जानूक। और ये पॉइंट भी हम लोगों ने, ऐसी बात नहीं है, ये पॉइंट भी हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट को, हमारी तो सीएम से भी टाइम हमारा डेलीगेशन जा रहा है, उनसे बात होने वाली है इसको लेके। इसमें ये पॉइंट नोट कर लिया है कि वकफ যদি ভালো করে চালাতে হয়, যদি সামলাতে হয় পশ্চিমবঙ্গতে, যদি ওয়াকফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, তো এই স্টাফ স্ট্রেংথ নিয়ে হবে না কোনোতেই। স্টাফ স্ট্রেংথ বাড়াতেই হবে, কম করে 50 থেকে 60 জন, তাহলে এতগুলো ওয়াকফ স্টেটকে সামলাতে পারা যাবে। নাহলে
साहब आप कह रहे हैं कि सीएम को ये बात गनी साहब को 2 टर्म्स हो रहा है, खबर ये भी है कि सीएम खुद गनी साहब से नाराज है। भाई अगर नाराज हैं तो वो 2 टर्म्स हो रहा है, 2 टर्म्स से क्या डेवलपमेंट हुआ है? अच्छा, अगर नाराज हैं तो मैं अगर गनी साहब की जगह पर होता तो मेरे पास जवाब बहुत सिंपल जवाब कि भाई আমি কি করে পারবো, এই দেখো তো কম স্টাফ নিয়ে। সিএম ने अगर मरीन साहब से कहती हैं कि भाई কি হচ্ছে, কেন এরকম হচ্ছে, ভাই এটা সম্ভব নেই। পুরো পশ্চিমবঙ্গের ওয়াকফ স্টেটকে সামলানোর জন্য আমাকে অনেক স্টাফ লাগবে, আর স্টাফ রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে না, দিচ্ছেন না, তাহলে আমি কি করব? আমি একা কি পারা সম্ভব? दिस इज द आंसर। बस बोर्ड को कौम की भलाई के लिए बनाया गया था, लेकिन फिलहाल आप मुतवल्ली या जितने भी मुतवल्ली इसमें शामिल है सभी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे, तो कौम की भलाई कैसे? मैं तो बताऊं एक बात, मैं जाता हूं हर डिस्ट्रिक्ट बंगाल के, हर डिस्ट्रिक्ट जाता हूं, मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर, नादिया, मैं जाके सब मुतवल्ली को जमा करके ये बोलता हूं, प्रथम काज लोग असल इग्नोरेंट है, इलिटरेट है, दे डू नॉट नो अबाउट द वक्फ एक्ट। वक्फ क्या चीज है पहले समझो। इस वक्फ का मालिक अल्लाह है, और जिसने वक्फ बनाया उस वक्फनामा वसीयत है, उसको देखो क्या उसके लिखा उसने और उसके मुताबिक चलाओ वक्फ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बारे में बता रहा हूं, मेरे जो वक्फुल औलाद स्टेट्स हैं, आप मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो सबको वेलकम करता हूं। लाखों रुपया साल का मैं वक्फुल औलाद स्टेट से जिसमें लिखा हुआ है कि इसमें औलादों के लिए बनाया, इसका इनकम औलाद इस्तेमाल करेगा, वो खाएगा, उसमें हम लोग लाखों रुपया चैरिटी यानी एजुकेशन, मेडिकल और मानी कितने कामों के लिए हम लोग देते रहते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, पूरा कलकत्ता गवाह है, गवाह है, लोग बोलते हैं। तो बात यह कि आप मुतवल्ली, एक मिनट, मुतवल्ली के ईमानदार, लेकिन लोग दिखते क्यों नहीं, मुतवल्ली जब तक ईमानदार नहीं होगा, मुतवल्ली की जो ईमानदारी पर भी हमारा सवाल है कि मुतवल्ली जब तक समझेगा नहीं अपनी जिम्मेदारी समझेगा नहीं, ईमानदार नहीं होगा, तब तक हालात नहीं सुधरेंगे। तो मुतवल्ली लोगों को भी इसको समझना है कि हमको ईमानदारी से जो वक्फनामा है उसके मुताबिक चलना है। हम उसमें पैसा कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते, अपने मर्जी, अपने पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए हम वक्फ के इनकम को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये अमानत है अल्लाह की, और मेरे बुजुर्गों ने जिन्होंने बनाया, उन्होंने जो वसीयत किया, वसीयत के मुताबिक नहीं करेंगे तो कल कब्र में मेरी पकड़ होगी। इरफान साहब, आप पे भी इल्जाम है कि आप जिस वक्फ स्टेट के हैं वो भी आप सेल कर चुके हैं, हाँ, और जबरन आप कब्जा। ये बात आप बहुत पहले, आपको करीब 2 घंटे पहले मेरे पास खबर आ गई थी, ये सवाल लेके आने वाला है कोई आपके पास। हाँ, 2 घंटा पहले। ये तो पब्लिक का तो सवाल भाई है, ये तो सवाल आएगा ही। अगर कोई सुनिए, मेरे स्टेट मैं सीना ठोक के बोल रहा हूं, मेरे स्टेट के सारे रिकॉर्ड्स कहाँ होते हैं? वक्फ बोर्ड में। खोलिए मेरे स्टेट का इसी नंबर फाइल, एलडोमेंट केस फाइल, नोटिस केस फाइल, मिस केस फाइल, 3-3, 4-4 फाइल है, खोल के देख लीजिए कि मेरा स्टेट में कोई काम हमने बिना वक्फ बोर्ड के परमिशन के किया हो, जबकि औलाद स्टेट है। हम बिना परमिशन कर सकते हैं, कानून कहता है, हमसे सवाल नहीं कर सकता कोई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने परमिशन लेके किया है, वो फाइल में सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा शख्स नहीं है जो हमें सवाल कर सकता है कलकत्ता शहर में, इसलिए सीना ठोक के बोल रहा हूं। मतलब सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब ने जो खान साहब को इल्जाम लगाया वो सही है? देखिए, सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब ने एग्जाम सही लगाया गलत लगाया, इसमें तो मेरा जुरिस्डिक्शन नहीं है, मेरा इख्तियार नहीं है इसमें बोलने का, इसमें इख्तियार नहीं। लेकिन मेरा जो इल्जाम है, अगर मेरा इल्जाम सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब के इल्जाम से मिलता है तो आप समझ सकते हैं कि बात है कि आप कितना इत्तेफाक रखते हैं सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब का वक्फ बोर्ड में इस तरह का बयान, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि आप सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब से आज मुलाकात की है, उनके कहने पर आज ये आप सवालनामा आप रिलीज कर रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब के मेरा जाना का मकसद क्या था पहले समझ लीजिए। जब मुझे पता चला कि सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब और 12 मिनिस्टर्स ऑल टुगेदर एक बना है कमेटी जो वक्फ के बारे में फैक्ट फाइंडिंग। आफ्टर द प्रेस कॉन्फ्रेंस फ्रॉम ऑल इंडिया मुतवल्ली वेलफेयर एसोसिएशन, अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जाके आपने जो है सिद्दीकुल्लाह चौधरी से मुलाकात किया? हाँ, हमने किया तो इस मुद्दे के लिए किया, वो दूसरे मुद्दे के लिए नहीं किया कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसके लिए नहीं किया। कि हमने कहा उनसे कि भाई सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब, आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी जो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने जो बनाया है
तो उसमें क्या क्या आप लोगों को देखना है। तो उन्होंने बताया कि ये सब काम हम लोग करना, जिसमें 2 पॉइंट हमको नोट करवाया। जिसमें दूसरा एक और पॉइंट क्या नोट करवाया कि देखिए, हाँ, उन्होंने कहा कि मैं जब बोर्ड में गया चेयरमैन साहब के पास, और चेयरमैन साहब के पास बैठा मैंने, तो चेयरमैन साहब ने इनको सीईओ साहब को बुलाया। तो वनी साहब सीईओ साहब को बुलाया। तो सीईओ साहब जो है, वक्फ की जो एक डायरी होती छपती है, एनुअल डायरी, जिसमें सारे डिटेल्स होते हैं, तो उसको बुलाने के बाद वो डायरी लेके आए वो जब, तो हमने चेयरमैन साहब से पूछा कि ये डायरी में बहुत सारा इंफॉर्मेशन गलत दिया हुआ है। क्या गलत है? कितने जो रिकॉर्डेड वक्फ स्टेट्स कितने हैं और उसके कितने सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो गनी साहब जो है, उनको पता नहीं था कि ये डायरी छपी है, उसमें ये इंफॉर्मेशन गलत है। किस दुनिया में रहते हैं? तो गनी साहब ने कहा सीईओ की बात, तो अब तुमने हमको दिखाया नहीं है, हमसे बताया नहीं कि तुमने ये छापा है, ये दिखाया नहीं डायरी। ये गवाह है सिद्दीकुल्लाह साहब, बोले कि आमी आश्चर्य হয়ে গেলাম कि একটা চেয়ারম্যান আর সিইও যখন ডায়েরি নিয়ে আসছে, ওর সম্বন্ধে উনি জানেন না कि ওখানে কি কি ছাপানো হয়েছে, अगर भूल इंफॉर्मेशन छापानो হয়েছে। तो बताइए, ये सब मामला है। खैर चलिए, वो चुप होता है आदमी को एडमिनिस्ट्रेशन में। लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आज हमारा वक्फ बोर्ड में जो भी इल्जामात आ रहे हैं मिस मैनेजमेंट, मिस एडमिनिस्ट्रेशन के, उसके लिए जिम्मेदार मैं कहूंगा कि वो है जिसको चाहिए कि वक्फ बोर्ड चलाने के लिए जो सारे पश्चिम बंगाल के जितने वक्फ स्टेट्स हैं, बहुत ज्यादा माशाल्लाह प्रॉपर्टीज हैं जो अभी तक एनरोल भी नहीं हुए हैं, सर्वे नहीं हुआ है। तो ये कैसे होगा? सर्वे नहीं कंप्लीट है, एनरोलमेंट नहीं हुआ है, ऐसे पड़े हुए। मेरे पास कितने ऐसे लोग आते हैं मस्जिद, मदरसा, इमामबाड़ा, ईदगाह वाले, वो हमने उनसे पूछते कि भाई आपका वक्फ स्टेट के इसी नंबर, बोले इसी नंबर तो नहीं, हमरा तो वक्फ बोर्ड एनरोल कराई नहीं। तो हजारों हजार प्रॉपर्टीज पड़ी हुई जो अभी तक एनरोल नहीं हुई है, लेकिन वक्फ है, उसमें वक्फनामा भी है उसका। तो इसको कौन देखेगा? वक्फ बोर्ड देखेगा ना भाई। तो वक्फ बोर्ड बेचारा कैसे देखेगा? सारा इल्जाम वक्फ बोर्ड पे लगाने से तो नहीं होगा। तो फैक्ट्स भी समझना होगा। सच्चाई ये है कि ये कम स्टाफ, 20-30 स्टाफ लेके वक्फ बोर्ड कभी नहीं संभाल सकता है इतने सारे प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन। हम लोगों को अभी हमारे चीफ मिनिस्टर श्रीमती ममता बनर्जी को पूरा जोर से बोलना है और कहना है कि अगर आप चाहती हैं कि मुसलमानों का भला हो, वक्फ जायदादों से मुसलमान का फायदा पहुंचे, ये समाज की चीज है, ये समाज उससे उठेगा। एजुकेशन हो या हेल्थ सेंटर बने या स्कूल्स बने, तो जब चाहती हैं तो सीरियसली इसमें अगर कम से कम 100 स्टाफ अभी आप रिक्रूटमेंट कीजिए, तभी ये सिस्टम चलेगा, सही कामयाब होगा, वरना कोलैप्स हो जाएगा। वक्फ बोर्ड का आपको सर इतना दर्द है, तो आप लोग भूख हड़ताल पे क्यों नहीं बैठते हैं ममता बनर्जी के घर के पास? जी बताया सर, वक्फ बोर्ड का इतना दर्द है तो भूख हड़ताल पे आप लोग क्यों नहीं बैठते? भाई भूख हड़ताल या ममता बनर्जी के पास क्यों नहीं, उनके पास जाए और वहां पर बोले कि हम लोग को देखिए, भूख हड़ताल से ज्यादा जरूरत क्या है? जैसे हमने अभी आप लोगों के सामने रखा जो मुद्दा, उस पर आप लोग सोचिए, आप बताइएगा गलत रखा कि जब वक्फ बोर्ड 20-30 स्टाफ लेके, स्टाफ सब रिटायर करते जा रहे हैं, नया रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा, कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? मौजूदा सरकार में से है, अगर उनको इतनी बातों का इल्म है कि वक्फ बोर्ड में ये तमाम चीजें चल रही है, उसके बाद भी इस तरह का वक्फ बोर्ड चल रहा है, और आप रिकमेंडेशन उन्होंने कर चुके हैं वो, और उस प्रोसेस में है मामला। आपको पता है सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब ने आज मुझे जो एक बात कही, एक बात और कही, अभी जहन में आया मेरे बोलने के लिए, कि भट्टाचार्य कमीशन, वक्फ स्कैम सीपीएम रिजीम में जो हुआ था, भट्टाचार्य कमीशन बैठाया था गवर्नमेंट ने। भट्टाचार्य कमीशन में जहां जहां 2 नंबरी हुआ था, सीपीएम रिजीम से सीपीएम के लीडर्स जो इन्वॉल्व थे, जो बेच दिया और लीज दे दिया 999 ईयर्स का, और बेच दिया, उसका सारा इंक्वायरी जो हुआ था, उसमें सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब ने कहा कि ममता बनर्जी फाइट করেছেন ওই কমিশন জন্য, ওয়াকফ সাথে एक घपला কেন হয়েছে, কেরা কারা করেছে, ওদেরকে শাস্তি হোক। और सिद्दीकुल्लाह साहब ने कहा हम 35 बार गए हैं, 35 बार गिन के कहा, हम गए खुद भट्टाचार्य कमीशन में जाके अटेंड किया है कि भाई যারা वक्फ स्कैम করেছে তাদের শাস্তি হোক। वक्फ बोर्ड में कौन कौन से लोगों का आप इस्तीफा चाहते हैं?
किन किन मेंबरों को, ये जरा बताएं, नाम के साथ बताएं। देखिए, एक बात बताऊं कि अभी हम लोगों ने एक चीज जो है, हम लोग बहुत कंसर्न है, किस चीज का चिंता है आज मुतवल्ली एसोसिएशन, वो क्या चीज का मेन उसका मुद्दा क्या है? मुतवल्लियों के साथ इंसाफ हो, वक्फ उसकी हिफाजत हो, जिस मकसद के लिए वक्फ बना है वो मकसद पूरा हो वक़फ़नामा के मुताबिक, यही है ना। तो मेरा सवाल ये है, मैं किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं, मैं दिल को साफ रखना चाहता हूं, सबसे अदाब सलाम है। ये एजेड खान साहब से भी मेरी बहुत अच्छी ताल्लुकात, बहुत पुरानी ताल्लुकात है, वो जानते हैं। लेकिन मैं जब मेरे सामने बात आई, ही हैज बीन रॉन्गली अपॉइंटेड इन द वक्फ बोर्ड and he is representing the entire mutawallis of West Bengal by only getting vote of only 180 mutawallis. How can a person represent the entire mutawallis and decide their fate? क्या राइट है सब मुतवल्ली का फेट? जिसने आपको वोट दिया उसका फेट आप डिसाइड कीजिए ना, उसका मामला हियरिंग कीजिए। जिसने वोट दिया ही नहीं है, जो बेचारा दे ही नहीं सकता आपको वोट, आपको चूज नहीं किया, आपको अपना लीडर नहीं माना, उसका भी मामला फैसला आप डिसाइड कैसे कर सकते हैं? ये मेरा सवाल है। इलेक्शन में इसका
ये मैं ये कहना चाहूँगा कि आदमी कॉन्फ्रेंस करके बोले हैं, उनका नाम है डॉक्टर सकीबा। डॉक्टर सकीब अहमद जी, मैं शमीम अख्तर के इमाम साहब। थोड़ा जोर से बोले थोड़ा। मेरा कहना ये है, जब से वक़्फ़ कमेटी बनाई है 5 साल का, जब से उन लोग आए हैं तब से हमारे साथ कभी तनख्वाह कम किया जा रहा है, कभी मेरा रूम बंद कर दिया जा रहा है, कभी नमाज में रमज़ान का जो मामला है या उससे पहले का जो मामला है, मैं ऐशा की नमाज पढ़ के मिलाद शरीफ के लिए जा रहा हूँ। इसका नाम मकसूद आलम है, एक अली रजा है। मैंने बोला कि इमाम साहब 5 मिनट की बात करनी है, जब बात कर लेना है उसको मिलाद शरीफ में जाना है। वो खानका में बैठे, देख रहे सारे लोग हैं। बैठने के बाद जो है मुझसे बोले आपको क्या तकलीफ है? हम बोले कभी तनख्वाह कम कर दे रहे हैं, कभी जो है मेरा रूम को बंद कर दे रहे हैं, आपका क्या इख्तियार है? तो मैं उनसे एक सवाल किया, तो मेरे इख्तियार के बारे में बोले तो मैं उनसे एक सवाल किया कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तार कुल हैं कि नहीं? सर देखिए, हम लोग को ये बात जानना नहीं है, दरगाह इफ्तिखारिया से जो बात की गई है मुतवल्ली के मातहत, वो बात में जो मुतवल्ली से बात हुई वही मैं बात कर रहा हूँ। मैं वो कह रहा हूँ, ये अभी फिलहाल ये मुतवल्ली है, वक्फ बोर्ड ने इनको जो अपॉइंट किया है। आप लोग के हिसाब से मुतवल्ली कौन होना चाहिए? मुतवल्ली उन्हीं को होना चाहिए जो वाकिफ ने लिखा है। कौन है अभी प्रेजेंट कौन है आप लोग के हिसाब से, एग्रीमेंट के हिसाब से कौन है? जो वहाँ से सज्जादा नशीन है। कहाँ है? वो मौजूद है यहाँ। तो बुलाइए, सामने बुलाइए, हम लोग से बात करेंगे। सामने बुलाइए, आप आइएगा, आप आइएगा प्लीज कम। आप प्लीज आइए। आप उनको लगा दीजिए क्लिप। देखिए आवाज चली जाएगी, बैठने तो क्लिप लगा दीजिए आप उनको। ऐसे भाई इसको जरा सा देखिए, वो क्लिप होगा वहाँ पे, पुश कीजिए, वो पुश करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा। आ जाओ, उसको भी लगा लीजिए, वो एक और दे दीजिए, ये भी लगा लीजिए। वो चल रहा नहीं है वो। जी, तो बात ऐसा है कि दरगाह इफ्तिखारिया के एग्रीमेंट के हिसाब से जो है प्रेसिडेंट मुतवल्ली आपको होना चाहिए। देखिए, जब आप बुलाई आप अपना तारुफ दे पहले आप। ये मेरा नाम इम्तियाज बिलाल है जी, ठीक है। दरगाह इफ्तिखारिया का क़याम जो है 1946 में हुआ। उसका एक दलील है जो 1956 में डीड ऑफ वक़्फ़ रजिस्टर्ड दलील है। शेख गुलाम सुभान ने उसको वक़्फ़ किया था और उसके तमाम लाइन ऑफ सक्सेशन और स्कीम ऑफ मैनेजमेंट उन्होंने फॉर्म किया। और जो है जो सज्जादा नशीन थे वहाँ के, वो हज़रत मौलाना महमूदुल हक सिद्दीकी। ये एक सिलसिला जो है, इसका अपना एक ज़ाती, आप इसको अदारा बोल सकते हैं। तमाम मुस्लिम जो है इस सिलसिला को नहीं फॉलो कर सकते, सब अपने मिजाज, जैसे देवबंदी है, बरेलवी है, इसी तरह सूफियाना घराने में भी बहुत सारे ऐसे सिलसिले हैं जो कादरिया है, रज़ाकिया है, चिश्तिया है, साबिरिया है। इस तरह का लाइन ऑफ थॉट्स है और इसका अपना स्टडी प्रोसीडियर है, ये स्कूल ऑफ थॉट्स है। तो हम लोगों का जो है कादरिया, रज़ाकिया, चिश्तिया, साबिरिया भी है। तो हमारे जो पीर मुर्शिद है हज़रत सूफी मौलाना मोहम्मद महमूदुल हक सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि सज्जादा नशीन थे और हज़रत के अपने बेटे भी थे खल्क़ हज़रत। उनका डीड में नाम है। वो जब सज्जादा नशीन बने थे तो हज़रत मौलाना इफ्तिखारुल हक सिद्दीकी ने वसीयतनामा करके उन्हें सज्जादा बनाया था। और फिर वो जब अपने हयात में उन्होंने मुझे सज्जादा व जानशीन बनाया बतौर वसीयतनामा 5 अगस्त 1998 में, और अवामुन्नास के सामने, पूरे लोगों के सामने, और जो लोग आज कमेटी बनाई गई है वो सब उस वसीयतनामे में गवाह हैं। ये तमाम चीजें वक़्फ़ को इतने दिन से एनरोल नहीं किया गया था, हम लोगों ने एनरोल किया। एनरोल करने के बाद सिर्फ इतना बात ये कहना है कि जब प्रॉपर्टी एनरोल्ड हो गई है तो आपको एक्सेप्ट करना है वक़्फ़ डीड में जो स्कीम ऑफ मैनेजमेंट है और लाइन ऑफ सक्सेशन है। इसको एक्सेप्ट नहीं करके दर पर्दा सेक्शन 63 इन्वोक करके हमारी तरफ के कुछ लोगों ने इख्तियार हासिल करने के लिए दरगाह में एक कमेटी बना दी, जिसके अगेंस्ट में हमने 4 केस मैं कर चुका हूं, विच इज पेंडिंग बिफोर द वक़्फ़ ट्राइब्यूनल, which is also pending in the Honorable High Court. Sir, we have a question.
लास्ट क्वेश्चन एंड उसके बाद रैप अप करेंगे। आप पता है कि आपका ये जो वक्फ जो है इफ्ताखारी, ये इनरोल कब हुआ वक्फ? 2017। उससे पहले आप लोग इसको अपने तरीके से चला रहे हैं? नहीं, इसको अपने तरीके से नहीं, एज पर दी वक्फ नहीं। आप बोले कि वक्फ में आपने 2017। देखिए, आप ये समझ लीजिए, वक्फ एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस 1995